Welcome in this session. In this session, we are discussing about storage class. What is storage class? How it modify the property of variables. All these things have been discussed in this lecture. लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टोरेज क्लास क्या है, कैसे हम इससे वेरिएबल को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो स्टोरेज क्लास क्या होती है, हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं जो स्टोरेज क्लास से स्पेसिफाई की जाती है किसी भी वेरिएबल के बारे में, कि वो वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल होगा, यानी उसकी वैल्यू को हम कहाँ तक प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, कब तक का उसका लाइफ टाइम होगा, यानी कब वो बना और कब उसको डिस्ट्रॉय होना है, मेमोरी में कब वो स्पेस लेगा और कब वो मेमोरी को रिलीज करेगा। ऑल इसके अलावा जो है कुछ चीजें हैं कि उसका स्टोरेज कहाँ होगा। हमारे जो वेरिएबल्स हैं जर्नली हम मेन मेमोरी में बनाते हैं, लेकिन हमारे पास एक स्टोरेज और भी होता है। जो सीपीयू है उसके पास अपने लोकल रजिस्टर्स होते हैं जहाँ पे हम वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होता है, ऐसी सिचुएशंस में वो वेरिएबल फास्ट एक्सेस होगा, यानी उसका जो डेटा है वो जल्दी अवेलेबल हो जाएगा सीपीयू को और अच्छी स्पीड से प्रोसेसिंग हो जाएगी। उससे क्या होगा कि हमारा जो रनिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी हमारे पास दो अलग अलग जगह होगी, अवेलेबल स्पेसिस हैं जहाँ पे हम वेरिएबल को बना सकते हैं, एक मेन मेमोरी, दूसरा रजिस्टर ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट जो स्टोरेज क्लासेस बताती है, हमें बताती है कि किसी वेरिएबल के अंदर जब हम किसी वेरिएबल को बनाते हैं तो कंप्यूटर एक वैल्यू असाइन कर देता है उसको बनाते समय, जिसको हम डिफॉल्ट वैल्यू बोलते हैं। कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज क्लास, इन विच क्लास इट इज एज पर देयर प्रॉपर्टी these values have been specified। स्टोरेज, अब मैं इसको यहाँ से बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ जो हमने लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, वही सारी चीजें जो भी हमने डिस्कस की। स्टोरेज क्लास इज वन विच प्रोवाइड द फॉलोइंग फॉर इंफॉर्मेशन। एक क्या बता रहा है, स्कोप, लाइफ टाइम, वेयर इट इज गेट स्टोरेज, व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अब हम इन्हीं 4 पॉइंट्स को फिर से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि स्कोप क्या होता है। इट इज द आर्ट एरिया और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विद इन विच इट इज रिकॉग्नाइज। स्कोप का मतलब है कि प्रोग्राम का वो हिस्सा जहां पे वो वेरिएबल रिकॉग्नाइज होगा या उसको एक्सेस किया जा सकता है। स्कोप ऑफ वेरिएबल में भी आइदर लोकल और ग्लोबल, अभी हम डिस्कस करेंगे, इनमें एक एग्जांपल भी करेंगे हम। लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल तो वो वेरिएबल है जो किसी मॉड्यूल में बना हुआ है, ग्लोबल हम मेन से ऊपर बना देते हैं। अभी एक एक प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं ग्लोबल वेरिएबल का। तो ये दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, ये भी अभी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसका एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। इट मीन द स्कोप ऑफ वेरिएबल इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन द मॉड्यूल। अगर उसी मॉड्यूल तक लिमिटेड है इसका स्कोप, देन इट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। इन अदर वर्ड इट इज नॉट नोन आउटसाइड दैट ब्लॉक। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं जिस ब्लॉक के अंदर ये बना है उसके बाहर इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, देन इट इज कंसिडर्ड एज लोकल एसिएबल। ग्लोबल स्कोप क्या होता है, इट मीन दैट वेरिएबल इज एक्सेसिबल टू ऑल द मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम। सारे जितने भी हमारे प्रोग्राम्स के फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, उन सभी में ये एक्सेस हो जाएगा। मॉड्यूल्स को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया और उसमें 4 फंक्शन बनाए, तो ये 4 मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे हम अपने जो उस ग्लोबल वेरिएबल है उसको यूज कर सकते हैं। लाइफ टाइम, इट मीन फॉर व्हाट टाइम पीरियड से वेरिएबल इज एक्सेसिबल, कि कितने कब तक वो एक्सेसिबल होगा, ड्यूरिंग द टाइम फॉर विच इट इज एक्टिव फॉर पर्टिकुलर मॉड्यूल्स। और वो टाइम हमें बताना है जब तक ये उस मॉड्यूल्स में एक्टिव रहेगा। हमारे जो है मॉड्यूल्स के अंदर भी ऐसा हो सकता है
कि हम एक वेरिएबल को बनाएं मॉड्यूल्स के अंदर और उसका लाइफ टाइम रिड्यूस कर दें, यानी पूरे मॉड्यूल का ना रह के मॉड्यूल से भी कम कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं ब्लॉक वेरिएबल्स। और ब्लॉक वेरिएबल्स जो हैं उनका लाइफ टाइम पूरे मॉड्यूल से भी कम होता है। तो लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टाइम व्हेन द वेरिएबल इज क्रिएटेड एंड टाइम व्हेन इट इज डिस्ट्रॉयड। ये जो सेकंड पॉइंट है, इट विल मेक द फुल डेफिनेशन ऑफ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम क्या है वेरिएबल का? टाइम डिफरेंस बिटवीन द टाइम व्हेन द वेरिएबल इज क्रिएटेड, वो समय, वो डिफरेंस समय का जब वो बना और जब वो डिस्ट्रॉय हुआ, दैट इज नोन एज लाइफ टाइम। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज एंड डिफॉल्ट वैल्यू। स्टोरेज ऑफ वेरिएबल आइदर रैम, जैसा अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, या इंटरनल रजिस्टर ऑफ सीपीयू। जो रैम में बने हुए स्लोअर होंगे, जो सीपीयू में होंगे वो फास्ट होंगे। द डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी आइदर गार्बेज और जीरो। गार्बेज का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिसके बारे में हमें ये ना पता हो कि इसके अंदर वैल्यू एक्चुअल में है क्या। यानी अगर प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो वो हमारे लिए कोई भी यूजफुल नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगी। लेकिन अगर इनिशियलाइज की बात करें, जब हम वेरिएबल को बना रहे हैं तो तभी उसमें जो सिस्टम अपनी तरफ से वैल्यू डाल रहा है वो गार्बेज वैल्यू है, जिसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। लेकिन जो है जब हमें इसको यूज करना होगा तो उसे कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन की जाएगी। नेक्स्ट, अब हम जो है अगर बात करें स्टोरेज क्लासेस की, तो हमारी स्टोरेज क्लास अलग अलग कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट हमारी कैटेगरी है, इसको कहा हुआ है हमने ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। कोई भी वेरिएबल, नॉर्मली वेरिएबल जो हम डिफाइन करते हैं वो इसी क्लास के अंदर जाता है, इसी क्लास के अंदर जाता है। हेलो, अभी मेरा लेक्चर चल रहा, बाद में करेंगे बात। जो ऑटोमेटिक वेरिएबल है उसके अंदर क्या होता है, जो भी हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं वो ऑटोमेटिक वेरिएबल के अंदर जाता है और इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है उसी मॉड्यूल में जिसमें वो बना हुआ है। लाइफ टाइम इक्वल टू टाइम, लाइफ टाइम ऑफ मॉड्यूल्स, मैक्सिमम जो इसका लाइफ टाइम होता है वो मॉड्यूल के इक्वल होगा। ऑटो वेरिएबल गेट स्टोरेज इनसाइड द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में बनेंगे और डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होगी इनकी। इसको डिक्लेयर करते समय ऑटो कीवर्ड इससे यूज करते हैं, ऑटो इंटीजर एक्स कोमा वाई। बट ऑटो जो है ये ऑप्शनल वर्ड है, इसको छोड़ भी सकते हैं तो भी नॉर्मल जो वेरिएबल है वो जो है आपका ऑटो क्लास के अंदर ही जाता है। जितने भी हम वेरिएबल बनाते हैं चाहे ऑटो लगाएं या ना लगाएं वो आपके लोकल ऑटोमेटिक के अंदर ही जाएंगे। नेक्स्ट है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल लिमिटेड टू द मॉड्यूल। सेम है बिल्कुल, जो ऑटोमेटिक हमारे वेरिएबल हैं वही सारी प्रॉपर्टी हैं, बस एक अंतर है कि इनका स्टोरेज कहाँ बनेगा, सीपीयू में, इंटरनल सीपीयू में। स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल लिमिटेड टू द मॉड्यूल विद इन विच दिस वेरिएबल आर डिक्लेयर। यानी जहां बने हुए हैं, जिस मॉड्यूल के अंदर बने हैं वहीं पे इनका जो है लाइफ टाइम रहेगा और स्कोप जो है वो भी वहीं पे रहेगा। स्टोरेज रजिस्टर्स में होगा, डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज रहेगी। इनको बनाने के लिए जो कीवर्ड है REG है, ये REG इंटीजर एक्स कोमा वाई। ऐसे वेरिएबल जो हमें लगातार बार बार एक्सेस करने होते हैं उनको इस क्लास के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। दिस वेरिएबल आर यूज्ड व्हेन द प्रोग्राम रेफरेंस द वेरिएबल very frequently. For example, loop variable can be declared as a register variable. जो मैं लगातार जल्दी जल्दी से यूज करने हैं, then these register have been specified as registers variable. उन registers declare कर देते हैं, जैसे लूप है उसके अंदर जो वेरिएबल चल रहे हैं उनको हम रजिस्टर्स बना सकते हैं। स्टैटिक स्टोरेज क्लास। द स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल कैन बी लोकल और ग्लोबल। ये अब तक के हमारे दोनों जो पढ़े हुए क्लासेस हैं उनसे बिल्कुल अलग है। इनका बनना जो है रैम में है, हम रैम में बनता है और रैम में भी एक स्पेशल एरिया होता है जिसको हीप बोलते हैं, वहां पे ये बनते हैं। दूसरा, इनकी एक स्पेशल फीचर्स ये है कि ये पूरे प्रोग्राम जब तक रन करेगा तब तक ये एग्जिस्ट करेंगे, मेमोरी को होल्ड रखेंगे
लेकिन इनका जो है स्कोप वही होगा जिसके यहाँ जहाँ ये डिक्लेयर किए गए हैं हमारे। अगर डिक्लेयर ये किसी भी फंक्शन के अंदर किए हैं तो वहीं पे एक्सेसिबल होंगे, लेकिन अगर ग्लोबल बनाया हुआ है तो पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होगा। बट लाइफ टाइम चाहे लोकल हो या ग्लोबल हो, उसका लाइफ टाइम होगा पूरे का पूरा प्रोग्राम। यानी ये मेमोरी तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक हमारा प्रोग्राम चलता है, और डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। यहाँ ये अच्छे से ध्यान रखने वाली चीजें हैं। स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम होल प्रोग्राम्स, सेकंड डिफॉल्ट वैल्यू 0। ये दो चीजें हमारी इसमें एक स्पेशल हैं जो दूसरे वेरिएबल स्टोरेज क्लासेस में नहीं होती हैं। इनका एक बहुत अच्छा फीचर्स भी है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमने एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। हमने क्या किया इसमें, एक हमारा फॉर का लूप लगा दिया और इसमें एक फंक्शन कॉल किया हुआ है। वॉइड एग्जाम्पल है, वॉइड इसका रिटर्न टाइप है। यहाँ पे इसको प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, यहाँ पे कॉलिंग की हुई है एग्जाम्पल से। जैसे इसको कॉल करते हैं तो यहाँ एक हमारे पास क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक होने के कारण इसको जब हम डिक्लेयर करते हैं तो एक स्पेसिफिक वैल्यू हमने इसमें असाइन कर दी, जिसको 10 हमने स्पेसिफाई कर दिया। ये वाली जो लाइन है स्टैटिक इंटीजर एक्स इजिकल टू 10, ये सिर्फ एक बार रन होने वाली है, चाहे ये प्रोग्राम कितनी भी बार क्यों ना ये फंक्शन कॉल हो लूप के थ्रू। बट ये लाइन एक ही बार एग्जीक्यूट होगी। हर बार क्या होगा फिर, जैसे शुरू में हमारे पास 10 असाइन कर दिया, मॉडिफाई हो सकता है वैल्यू इसका, बट इट कैन नॉट बी रीक्रिएटेड। एक बार इसको मेमोरी में क्रिएट कर दिया, अब इसको 10 हमने ऐड करते हैं तो एक्स में 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। देन ये जैसी लूप एटिरेट होगा, देन अगेन क्या होगा, ये एग्जाम्पल कॉल होगा। अब यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट नहीं रन होगी, यहाँ पे पहुंचेंगे यानी 30 आ जाएगा। मैं इसका एक प्रोग्राम बना देता हूँ आप लोगों को, तो बेटर समझ आएगा कि हाँ भाई किस तरीके से वर्क हो रहा है। ठीक है, अभी प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इसको तो आपको ज्यादा क्लियर होगा एस्पेक्ट्स क्या हैं। ये बहुत अच्छा कैटेगरी है, और स्पेशली ये जो है वहां पे यूज होती है जहां हमें पहली वाली वैल्यू प्रिजर्व करनी हो। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडर फाइल लगा देते हैं। हेडर फाइल इंक्लूड studio.h, कैपिटल हो गया stdio.h। दूसरा हमने हेडर फाइल लगाया इंक्लूड conio.h। conio.h अब यहाँ पे अपना फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वो फंक्शन है जिसमें स्टैटिक वेरिएबल बनाने वाले हैं। एक मेन प्रोग्राम बना दिया जिसके थ्रू इसको कॉल करेंगे। ठीक है, अब हमें 3 टाइम कॉल करना है, इसलिए लूप्स के थ्रू कर रहे हैं यहाँ पे कॉल। और ये हमने लगा दिया लेस देन 3 देन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा रहे हैं। ब्रैकेट सिंगल स्टेटमेंट है, छोड़ भी सकते हैं लगा भी सकते हैं। ये कर दिया हमने यहाँ, और इसके बाद गेट ch लगा देते हैं ताकि हमें रिजल्ट दिख जाए। ठीक है, सेव कर देते हैं, कभी भाग जाए दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। स्टैटिक, ठीक है, अब यहाँ पे बनाते हैं void example। इसके अंदर बनाएंगे स्टैटिक इंटीजर x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू x प्लस 10। देन इसको प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ %d कोमा x। देन बंद कर देते हैं इसको, अब रन कर रहे हैं, F2 कर देते हैं, F2। ठीक है, ये थोड़ा सा /t लगा दो ताकि इनमें डिफरेंस हो जाए। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा देते हैं क्लियर स्क्रीन, CLR SCR। अब रन करा देते हैं इसको ना, ये आ गया, ये 20 30 40। ठीक है, ये आ गया। मैं बता देता हूँ कैसे होता है।
कैसे यहाँ पे आया, ये व्हाइट बोर्ड शेयर। सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ x इजिकल टू 10 था, और यहाँ पे लिखा था, यहाँ बनाया था हमने स्टैटिक, और यहाँ लिखा था इंटीजर, और इसके बाद हमने किया था x इजिकल टू x प्लस 10। ये तो लॉजिक था हमारा, ये सारा किसके अंदर था, ये फंक्शन के अंदर था ना। तो इसको लाइन खींच देते हैं, ये रहा, ये हमारा, और ये रहा, दोबारा से यहाँ तक ड्रॉ कर देते हैं। एक ये लाइन है, एक ये खींच देते हैं। ये लॉजिक है पूरा हमारा फंक्शन का। और इसको कॉल कौन कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है यहाँ पे मेन हमारा, यहाँ पे मेन, ठीक है। और यहाँ पे मेन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, फोर का लूप लगाया हुआ है, और कैप्स बंद कर देते हैं। यहाँ आई में हमारा शुरू में 0 था, तो ये जब कहाँ तक चलेगा, 2 2 करके लिख रहा हूँ, कहाँ तक, लेस देन 3, लेस देन 3, 3 से कम, यानी 0 3 से कम है, आ जाते हैं। शुरुआत में यही बनेगा, यहाँ पे प्रिंट भी लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट प्रिंट किया हुआ इसको ना। अब क्या किया, 0 पे गए हम, यही वाली लाइन चलने वाली है, यानी हमारी x के अंदर क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 10, और इसको यहाँ पे, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20। तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, r हो जाएगा आपका 20, व्हेन फर्स्ट इटरेशन पे, फर्स्ट इटरेशन में जब i में क्या थी वैल्यू, 0। हम लॉजिक यहाँ से वापस मेन में पहुंच जाते हैं, और यहाँ से i बढ़ जाता है। अब i हो जाता कितना, 1, i हो गया बढ़ के 1। जैसी i 1 होगा, लॉजिक यहाँ पहुंचेगा दोबारा। अब ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, छोड़ दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पहुंच जाओ सीधे, ये क्योंकि ये स्टैटिक है, एक ही बार बनेगा, मॉडिफाई हो रहा है। एक्स के अंदर कितना है हमारा, एक्स कंटेन 20 प्लस, फिर इसमें 10 ऐड हो जाएगा, तो अब कितना प्रिंट होगा, 30, जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट था। तो अब यहाँ पे आ जाओ, यानी x इजिकल टू 20 था, और r इजिकल टू कितना हो गया, ये हो गया 30, व्हेन i इजिकल टू 1, देन 2, लास्ट लेस देन 3, मतलब i की वैल्यू कहाँ तक चलने वाली है, अब i इजिकल टू 2, तो फिर यही चलेगा, 30 का कितना हो जाएगा, 40। ऐसे ही चल रहा है लॉजिक पूरा, ठीक है। हम अपने इस प्रेजेंटेशन पे वापस आ रहे हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा पूरा प्रोग्राम। अब यहाँ जाओ, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑल फंक्शन, जनरली दीज वेरिएबल डिक्लेयर बिफोर द मेन फंक्शन। जनरली ये जो प्रोग्राम, ये फंक्शंस हैं जिससे हम इस एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास हैं, ये मेन से बाहर डिक्लेयर होते हैं। हमारा जो डिक्लेरेशन का तरीका है वो क्या है, या तो आप उसको फंक्शन के अंदर बनाओ, या उसको मेन से बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसा वेरिएबल जो मेन से बाहर डिक्लेयर है उसको ग्लोबल बोल देते हैं, ठीक है। इसका स्कोप क्या होगा, ग्लोबल लाइफ टाइम क्या होगा, पूरे प्रोग्राम के बराबर मेमोरी लेगा रैम में, और डिफॉल्ट वैल्यू होगी इसकी गार्बेज। अब मैं इसका एक प्रोग्राम और बता देता हूँ आपको, ताकि जो है आपको ग्लोबल जो वेरिएबल है उस पर वर्किंग समझ में आ जाए, कि जो है ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनेंगे। यहाँ पे वही सेम है हमारा, सबसे पहले हेडर फाइल लगाएंगे, हैश इंक्लूड
इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और ये आपका हो गया हैश इंक्लूड, नेक्स्ट हो गया कोनियो डॉट एच। एक वेरिएबल बना रहे हैं हम, इंटीजर एक्स इजिकल टू 10, ये मेन से ऊपर ही बना दिया। ये है हमारा जो एक्सटर्नल या ग्लोबल वेरिएबल जिसको कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। एक्सटर्नल की वो वर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हम ग्लोबल और लोकल के लिए कर रहे हैं। अगर एक्सटर्नल लगा देंगे तो एक्सटर्नल क्लास के अंदर आ जाएगा। एक फंक्शन बना देते हैं, इंट वैल्यू, और इसी के अंदर एक आर्गुमेंट पास करते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं, वॉइड मेन, इंटीजर एक्स ऊपर भी बना दिया, यहाँ पे आई बना दो, आई ज्यादा अच्छा रहेगा, आई पे ज्यादा प्रोग्राम बनाए हुए। एक्स रख लो चाहे आई रख लो, कोई बात नहीं। प्रिंट अप, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसकी वैल्यू क्या है, आई। अब इसको जो है एक फंक्शंस के थ्रू मॉडिफाई करेंगे और फिर देखेंगे क्या मॉडिफाई हो रहा है, क्या दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं क्या वहाँ पे ही एक्सेस होगा, ये यूज करके देखना। मॉडिफाइड वैल्यू प्रिंट करेंगे, फिर %d j प्रिंट करा देंगे इसकी वैल्यू j की, जो मॉडिफाइड वैल्यू है। इसके बाद यहाँ गेट ch लगा रहे हैं, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, यहाँ पे लगाया इंट वैल्यू, और यहाँ लिख लिया इंटीजर आई, ऊपर से आई पास कर रहे हैं। तो यहाँ आई लिख लिया हमने, कोई जरूरी नहीं है बट इसलिए रखा ताकि ये पता चल जाए कि ये कौन सा वेरिएबल है। k इज इक्वल टू आई में हमने कितना जोड़ देना है, मॉडिफाई कर दिया 10 को, रिटर्न के, इसको सेव कर देते हैं, नाम रख दो इसका ग्लोबल, ग्लोबल, ठीक है, रन कर देते हैं। ओ क्लियर स्क्रीन लगाता हूँ तब सही समझ आएगा। CLR पहले वाला जो रिजल्ट है वो खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, CLR सर इसमें इंट एक्स लिख रखा है, आई आना चाहिए ना क्लियर स्क्रीन के नीचे। CLR इंट वैल्यू इसके नीचे सर। हाँ ठीक ठीक समझ गया मैं। इसके बाद हाँ मेन जी, में हाँ जी ऊपर लगा दिया था ना, सर। इंट गड़बड़ हुआ। SCR गुड, मेन के अंदर लगाना था वो ऊपर लगा दिया, इसीलिए हुआ गड़बड़। देखो ये 10 क्या है, ये वाला है, तो यहाँ पे हम /t लगा देते हैं, ये यहाँ /t, उससे वो कैपिटल में होगी। लो, ये तो शुरू वाली वैल्यू थी j की, और ये मॉडिफाइड वैल्यू है। हमने यहाँ ग्लोबल वेरिएबल बनाया और इसको डायरेक्ट यहाँ प्रिंट किया ताकि हमें एक बार ये देख ले कि मेन के अंदर तो यहाँ से पता हो गया कि ये आई जो है एक्सेस हो रहा है मेन के अंदर। प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल था उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया, और अब यहाँ से मॉडिफाई कर रहे हैं। तो मॉडिफाई किससे कर रहे हैं, एक दूसरे फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं ना। यहाँ पे ये वाली लाइन है मॉडिफिकेशन के लिए, मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, ये हो गया। तो अब जो है हम इस पे डिस्कशन शुरू कर रहे हैं